गुप्त काल, इसको स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में। इसके बाद ही भारत को सोने की चिड़िया भी बोला गया। इसका रीज़न ये है कि इस समय पे विद्या, शिक्षा, कला, संस्कृति, व्यापार, विज्ञान व मंदिर निर्माण कला में वृद्धि हुई थी। तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ये 240 ईस्वी में इन्होंने गुप्त काल की संस्थापना की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए अब यहाँ पर अंतर क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे श्रीगुप्त, पर जो असली जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम थे जो, उनको महाराजा धीराजा भी बोला जाता था। इसका मतलब था किंग ऑफ ग्रेट किंग, यानी कि महाराजाओं के भी महाराजा। तो 319 ईस्वी में इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से शादी की, जिसके कारण इनको राजनीतिक ताकत मिली। पहले जो थे इनके जो पिता थे श्रीगुप्त, उस ज़माने में जो गुप्ता एम्पायर था वो इतना ताकतवर नहीं था। तो इनके ज़माने में गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, क्योंकि इन्होंने शादी कर दी थी लिच्छवी की जो महारानी थी कुमार देवी के साथ, जिससे उनकी जो ताकत थी वो बढ़ गई थी और उनका जो साम्राज्य था वो फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो थे समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त कौन थे? वो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। तो नेपोलियन के बारे में बता देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो फ्रांस के मिलिट्री लीडर थे। वो आज तक कोई भी जंग नहीं हारे थे। ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त जो थे वो भी कोई जंग नहीं हारे थे। विदेशी आक्रमण होता था तो समुद्रगुप्त उनको हरा देते थे, तो इसलिए इनको नेपोलियन कहा गया भारत का। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? ये समुद्रगुप्त के बेटे थे। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो गया। देखिए सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त के जो बेटे थे वो थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जो बेटे थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर ये द्वितीय आ गया, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि इनको विक्रमादित्य की उपाधि कैसे प्राप्त हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो समुद्रगुप्त थे उनके 2 बेटे थे, एक था रामगुप्त और एक था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त थे वो बड़े थे, तो गद्दी पे बैठने का हक उनका था। तो रामगुप्त गद्दी पे बैठ जाते हैं, पर क्या होता है, सका नाम की जो एक डायनेस्टी थी वो हमला कर देती है मगध के ऊपर, और इसमें रामगुप्त हार जाते हैं। तो रामगुप्त अपनी हार को बचाने के लिए तो संधि करना चाहते हैं सका के साथ। सके के साथ संधि करके वो अपनी जो बीवी है उनको दे के संधि करना चाहते थे। तो ये बात पता चल गई चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो वो अपने क्रोध में आके अपने भाई को मार देते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। राजगद्दी पे बैठने के पश्चात अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वकाटकस के राजा महाराजा उनसे कर देते हैं। वकाटकस आज का आधुनिक महाराष्ट्र है। तो फिर क्या होता है, ये वकाटकस और मगध मिलके ये हमला करते हैं सका पे, जो उस समय गुजरात के अंदर राज करता था। तो उसके बाद विक्रमादित्य की इनको उपाधि मिली है, ये याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास कौन थे? कालिदास एक बहुत बड़े कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्यभट्ट की खोज क्या थी? तो आर्यभट्ट की खोज सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली की खोज थी। दशमलव प्रणाली का मतलब होगा जीरो। आपने सुना होगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ जीरो, तो ये बोला जाता है आर्यभट्ट को। क्वेश्चन नंबर 7, और एक और चीज़, आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट भी थी, ये भी याद रख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो फो क्यो की, ये याद रख लेना। ये खैर वैसे बोलने में मुश्किल है, इसका सिंपल है फो क्यो की। तो ये फाहियान कौन थे? फाहियान एक यात्री थे जो भारत आए थे बौद्ध ग्रंथ को पढ़ने के लिए। उसको क्या नाम, जो बौद्ध ग्रंथ थे उसको ले जाने के लिए चाइना के अंदर, ताकि वो जो बौद्ध धर्म है उसका विस्तार कर सके चाइना के अंदर। और तो ये पढ़ने के लिए आए थे फाहियान जो थे, यात्री थे। तो इनको 12 साल ये भारत के अंदर रहे हैं। 65 साल की उम्र में आए थे, 77 साल की उम्र में यहाँ से गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त शासकों की सरकारी वैध दरबारी भाषा का नाम बताओ।
तो संस्कृत भाषा थी, ये संस्कृत भाषा इनकी दरबारी और ये आपकी सरकारी भाषा थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की गई? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बन जाएंगे, आप सुनते रहना। तो ये गुप्त काल में की गई थी कुमार गुप्त द्वारा, ठीक है। तो ये जो विश्वविद्यालय ये पटना के अंदर स्थित है। ये इतना विशाल का विश्वविद्यालय था कि इसमें लाखों किताबें थी और 10,000 इसमें छात्र पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात, जितने भी छात्र थे वो ज़्यादातर विदेशी थे। ये जो विदेशी छात्र थे ये बौद्ध ग्रंथ के यहाँ पर सीखने के लिए आए थे, शिक्षा लेने के लिए आए थे, जिनको पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर थे, 2,000 अध्यापक। देख लीजिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उसी विश्वविद्यालय के अंदर इनके नाम के अलग से हॉस्टल बनाए हुए थे। मतलब एक तरह से जैसे आज के आधुनिक जो आपकी विश्वविद्यालय होते हैं उसी हिसाब से उस ज़माने में नालंदा विश्वविद्यालय था। अब इसको जो ख़त्म करने वाला था, जिसको आग लगाने वाला था, वो था बख्तियार खिलजी। ये टर्किश था। इसने 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देता। अब इसको बोला जाता है कि ये इतनी विशाल थी, ये जलते जलते इसको 2 महीने हो गए थे। मतलब इसमें इतनी पुस्तकें थी कि वो 2 महीने तक भी आग नहीं बुझ रही थी। तो इतना ज्ञान था, इतनी अगर ये यूनिवर्सिटी अब तक बची रहती तो हमको इतना कुछ जानने को मिलता। बहुत ज़्यादा किताबें थी, औषधि के ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर बहुत किताबें थी। भारत मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त काल में किस धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे? तो वो थे सोने के। उस ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये गुप्त काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल में उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि बिजनेस सिटी था उस समय की। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो थी ग्राम। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत की जो सरकार है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है आपकी ग्राम पंचायत। तो ऐसे उस ज़माने में भी जो सबसे छोटी प्रशासन की इकाई थी वो थी ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुतुब मीनार के निकट मेहरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो आपके सामने है ये आयरन पिलर ऑफ इंडिया है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसको इतने साल हो गए बने हुए, 1600 साल के करीब, इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए इसको आयरन पिलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये एरन अभिलेख से मिलता है। तो एरन अभिलेख क्या है? एरन मध्य प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। अब इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। तो भानुगुप्त का जो अभिलेख है उसमें हमें सती प्रथा के बारे में पता चला। तो सती प्रथा में क्या था, जो एक महिला थी वो अपने पति के मरने के बाद उसकी चिता पे बैठ जाती थी, यानी कि महिला भी मार दी जाती थी। तो कितनी क्रूर प्रथा थी, जिसको ख़त्म करा था राजा राम मोहन रॉय ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा को ख़त्म किसने किया था? वो थे राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम मंदिर बनवाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? वो था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त का मंत्री व दरबारी कवि कौन था? तो उसका नाम था हरिशेन। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का मंत्री व दरबारी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये है ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। तो दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ये है ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त काल का सांकेतिक सिंबल क्या है? तो ये है गरुड़। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे देश का इस समय नेशनल एम्बलम क्या है? वो है 4 लॉयन, ठीक है। इसको हम कहते हैं द कैपिटल ऑफ सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेघदूत का लेखन कौन है? तो वो थे कालिदास जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध के चित्र हैं और शिल्प हैं, ठीक है। इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी भी आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मेरे लिए ग्लूकोज का काम करता है। और मैंने पूरे प्राचीन भारत के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें आपका वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल, मुग़ल काल, गुप्त काल, इसके ऊपर सारी वीडियो बनाई है। आपकी जनरल अवेयरनेस की गारंटी मैं लेता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। बेल आइकन को दबाने से आपके पास अपडेट आ जाएगी। तो देखते हैं, गुप्त काल के किस राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो दोस्तों, गुजरात के किरनार में ये झील है।
इसको बनाने वाले थे, जो निर्माण करवाने वाले थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था, परंतु जो इसका पूर्ण निर्माण जो करवाया था वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। तो जो झील आपके सामने दिख रही है सुदर्शन झील है, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लक्षवी राजकुमारी से विवाह किया? तो इसका आंसर है कुमार देवी से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त थे उनको इससे शादी करने के बाद राजनीतिक ताकत मिल गई थी। उनका जो अपना साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, उसको फैलाने में काफ़ी मदद मिली थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिक्कों में किस गुप्ता राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है? तो उसका आंसर है समुद्रगुप्त। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है सोने के सिक्के, इसमें समुद्रगुप्त की आकृति है जो वीणा बजा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त शासकों का राजधर्म क्या था? वो था वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो ये गुप्त काल में। तो देखिए 2 कुप्रथा जो उसमें पता चली है, एक तो थी बाल विवाह, दूसरी थी सती प्रथा। तो दोनों कुप्रथा जो थी वो इसी काल के अंदर उजागर हुई है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।